आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए जो क्लास 11th का है। यानी जब हम देखेंगे तो वह फिजिकल केमिस्ट्री से है। तो स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है यानी पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट है। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। लेकिन जितने भी सारे स्टूडेंट हैं फिलहाल अभी तो कोविड-19 के कारण बहुत सारे स्टूडेंट को तो डिस्टर्ब हो ही रहा है पढ़ाई। लेकिन वैसे भी स्टूडेंट है जो आर्मी नीट का तैयारी करना चाहते हो या फिर हो गया जेई का तैयारी करना चाह रहा है, फिर एडवांस का तैयारी करना चाह रहा है। तो उस सब के लिए हम बता देना चाह रहे हैं कि जो जितना भी सारा इसमें कॉन्सेप्ट है यानी मॉल कॉन्सेप्ट में छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। यानी कि जितना भी सारा यानी एडवांस में जितना भी सारा पूछा गया क्वेश्चन है पिछले वर्ष और फिर नीट में भी जितना सारा पूछा गया पिछले वर्ष में उसका सबका हम सॉल्व करेंगे। और जो मोल कॉन्सेप्ट है इसमें से तो ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स ही रहता है कि आने का लगभग तो पूरा चांस रहता है प्रत्येक वर्ष में। प्रत्येक साल जितना भी सारा एग्ज़ाम हुआ है, नीट का हुआ है, फिर जी एडवांस का हुआ है, फिर अदर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक चैप्टर से रहता है। तो समझिए कि उस चैप्टर को आराम से पढ़िए। हम एकदम अलग अलग स्टाइल में पढ़ाएंगे फिर भी, और कॉन्सेप्ट के सारा कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर को लेकर। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है वह है मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर लिख लेते हैं, मोल मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, हम मोल कॉन्सेप्ट में तो बहुत सारा टॉपिक के बारे में तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोल चैप्टर का नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट। तो इसमें मोल का भी डिस्कस करेंगे और मोलिकुलर मास का भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बहुत सारा टॉपिक आता है यानी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर के भीतर में जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेंगे उसमें बहुत सारा टॉपिक है कि जो पिछला क्लास में आपने पढ़ लिया। हो सकता है कि आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, किसके बारे में, मोल के बारे में पढ़े होंगे, परमाणु के बारे में पढ़े होंगे। तो वही सबका थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते। तो यदि हम पहला टॉपिक का डिस्कस करेंगे तो इसमें एक टॉपिक आता है एटम। इसमें जो टॉपिक है वह है एटम। तो हम समझते हैं कि एटम क्या है। तो आप सबको बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स वैसे पार्टिकल होते हैं यानी सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम एटम बोलेंगे। और फिर जो नेचर में जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है यानी इंडिपेंडेंट रूप में पाया जाता है उसी को एटम्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम जब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम मोलिकुल के बारे में बात करेंगे। तो यानी मोलिकुल कहने का मतलब होता है कि वह भी नेचर में स्वतंत्र रूप में रहता है। स्वतंत्र कहने का मतलब इंडिपेंडेंट होता है। अभी जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन का बात करते हैं, तो वैसा भी जो कंपाउंड होते हैं एग्जाम्पल में यदि देखते हैं H2 हो गया, O2 हो गया, तो ऐसा भी जो एग्जाम्पल है वह भी अपने नेचर में इंडिपेंडेंट रूप में होता है। अकेला आप यदि हम बात करते कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को अकेला हम एक्जिस्ट अवस्था में नहीं कर सकते क्योंकि यह इंडिपेंडेंट है। और यदि हम H2 का बात करते हैं तो यह जो होता है वह इंडिपेंडेंट में रहता है क्योंकि H2 एक मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल का है। तो खैर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले आप एटम के डिफिनेशन को समझ लीजिए कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम इज दी स्मॉलेस्ट particles of एलिमेंट और फिर मैटर्स यानी एटम्स जब हम बात करते हैं तो एटम इज दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और फिर मैटर। यानी किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा से छोटा सूक्ष्मतम कण जो मिलकर बने होते हैं उसी को एटम का नाम देते हैं। और यह जो होता है वह इंडिपेंडेंट रूप में पाया जाता है यानी इट इज एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट यानी यह स्वतंत्र रूप में पाया जाता है यानी स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। तो खैर यदि हम देखते हैं कि अब जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे
अगला यदि हम डिस्कस स्वतंत्र पाया जाता है, यानी अगला जब हम डिस्कस करेंगे तो वह आ जाता है क्या चीज़, अगला टॉपिक यानी मोलिकुलर आ जाता है। तो मोलिकुल को हम बात करते हैं। अगला टॉपिक है मोलिकुल। यदि हम मोलिकुल का बात करते हैं तो मोलिकुल में समझ लेते हैं कि मोलिकुल किसे बोला जाता है। तो हमने अभी भी पहले भी बताया कि जो मोलिकुल होता है वह कॉम्बिनेशन के कारण बनता है, यानी यदि मैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट या फिर एटम, यानी जब दो और दो से अधिक कॉम्बिनेशन होकर मिलकर बनता है और वह एक जिस अवस्था में होता है तो उसी को हम मोलिकुलर नाम देते हैं। तो उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट या फिर एटम इज कॉल्ड मोलिकुल। मोलिकुल इसमें क्या बोला कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट या फिर एटम इज कॉल्ड मोलिकुल। हम इसका एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या चीज़, H2O2, ये सब जो एग्जांपल होता है वह किसका होता है, यानी मोलिकुल का होता है। और जो यह मोलिकुल होता है वह किसमें पाया जाता है, इंडिपेंडेंस में पाया जाता है, यानी स्वतंत्र रूप में रहता है। तो हमने एटम का डिस्कस किया, मोलिकुल का डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते चैप्टर को लेकर। तो आगे जो डिस्कस करेंगे वह अगला यदि हम बात करते हैं तो एटम पढ़े, मोलिकुल पढ़े, तो अगला जो टॉपिक आता है वह आता है क्या चीज़, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब हम एटॉमिक मास का यदि हम डिस्कस करेंगे तो एटॉमिक मास बस कुछ नहीं है, एटॉमिक मास एक नंबर है। तो खैर यदि हम उसका डिफिनेशन जानने से पहले उसको हम एग्जांपल को देखकर और एग्जांपल को लिखकर यदि हम समझा देते हैं तो आप सबको सहूलियत होगा एग्जांपल को समझने में। तो जो एटॉमिक मास होता है उसको हम 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यानी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम। बस एटॉमिक मास का डिफिनेशन बस इतना ही है। अब आपको तो अभी समझ में नहीं आया होगा कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम क्या है। तो इसका हम एक एग्जांपल देकर देखते हैं कि मान लो यदि आप किसी हाथी को तोड़ना है तो हाथी को आप कैसे तोलेंगे, केजी में या फिर क्विंटल में या फिर टन में। तो आप उसको किस में तोलेंगे, क्योंकि हाथी तो बहुत ज़्यादा भारी रहता है। तो उसको हम लगभग किस में तोलते हैं, यानी उसको कंपेयर करते हैं किस में, टन में कंपेयर करते हैं कि कितना टन हुआ उसका वजन। तो बस उसी को हम इसी में डिफाइन करेंगे कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम। तो ये जो होता है यानी हमने बताया भी, एग्जांपल दिया कि हाथी को यदि हमको तोड़ना है तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो बस समझ लेते कि एक इधर तराजू में रखें, यहाँ पर कोई वस्तु रखें। अब यदि हम इसको तोड़ना है यहाँ पर, तो आपको कैसे पता चला कि यदि हम यहाँ तोड़ते हैं इसको बराबर करने के लिए कोई सामान दिया, माने कि इसको यानी 3 kg लिखें, तो हमको कैसे पता चला कि जो यहाँ पर हम वस्तु लिए यानी इसके कंपेयर में बराबर करने के लिए जो हम वस्तु को लिए तो उसमें हम कैसे समझेंगे कि ये 3 kg है। तो इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर 3 के साथ क्या लिखा है, इसके तुरंत जस्ट बगल में kg लिखा है। तो जो इसको kg का नाम दिया है, क्या नाम दिया है इसका, जो kg का नाम दिया है, तो बस वही kg को ही हम डिफाइन करेंगे इसी में कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम। तो बस ये सब कुछ नहीं है, जो जिसके यूनिट के साथ अन्य यूनिट को रखा जाता है, यूनिट को साथ में जो रखा जाता है, तो जो यूनिट को दर्शाता है तो उसी यूनिट को जो शो करता है उसी को हम
क्या चीज़ बोला जाता है, यानी एटॉमिक मास। तो यदि हम इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं तो इसका डिफिनेशन को चलिए लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन लिखने से पहले कुछ हम एग्जांपल दे लेते हैं। यदि हम देख लेते हैं कि मास ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। यदि हम उसका मास को देखेंगे तो मास कितना हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बस हमने भी वही लिखा कि जो यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन का यदि हम बात करते हैं तो 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम। तो हमने यहाँ पर भी बताया था एग्जांपल दे करके, तराजू का एग्जांपल दिया था, उसमें हमने कुछ वस्तु को इधर लिया था और उसके कंपेयर में इसको तोलना हम बोले थे। तो उसी में जो यहाँ पर केजी यूनिट जो लिखे थे, क्या लिखे थे यहाँ पर, यूनिट हम केजी लिखे थे। तो बस यही यूनिट को आप देख सकते हैं कि 16 के साथ इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, 16 हुआ। तो इसी के साथ जो हम कंपेयर किए, यानी केजी को लिखा यहाँ पर, हम समझ लेते हैं कि यदि इसको हम केजी में करते हैं तो यदि हम केजी में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 केजी हो जाएगा। लेकिन हमको इसमें कुछ दूसरे में तोलना, यानी हम एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं तो इसको केजी में हम तोल नहीं सकते। तो इसीलिए इसको हम 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम लिखें। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे भी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मास ऑफ किसका ले लेते हैं, कार्बन का ले लेते हैं। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यहाँ पर भी हमने मास ऑफ कार्बन के जस्ट बगल में लिखा 12 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन आइटम। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद में भी हम तुरंत इसको आगे और डिफाइन करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मास ऑफ एंड ये यानी कि सोडियम का यदि मास को देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह क्या होता है, 11 होता है। और यदि हम उसका मास नंबर को देखेंगे तो मास हो जाता है क्या चीज़, 23। तो 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। समझा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि बार बार तो इतना तो लफड़ा हो ही जाता है कि अभी हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं हम लोग, तो इतना लंबा कौन लिखेगा कि तैस लिखेंगे, उसके बाद फिर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, उतना कौन लिखना जाता है। तो इसको हमने जब एडवांस टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण केमिस्ट्री में जब अलग अलग साइंटिस्ट आए तो उन्होंने इसका एक अलग नाम दे दिया, जिसको AMU बोला जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ केमिस्ट्री में इसका नाम दे दिया कि बार बार उतना लंबा झमेला में क्यों लिखना जाता है कि 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम। बार बार उतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर करता है। तो इसीलिए हम इसका एक शॉर्टकट नाम दे दिया, यानी AMU। यदि हम इसका फुल फॉर्म को जानना चाहेंगे तो जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसका हमने क्या नाम दे दिया, यानी एटॉमिक मास यूनिट नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे यदि इसको हम आगे देखते हैं कि मास ऑफ एन ए बराबर कितना होता है 23, और इसके बराबर में हमने जो लिखा हुआ क्या हो जाता है AMU। बस 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन आइटम के स्थान पर हमने क्या लिखा, AMU लिख दिया। तो हमें अब तो सहूलियत हो गया कि जो मास ऑफ Na होता है और किसके बराबर होता है 32 इंटू AMU।
आप समझ लेते कि जब हमने इसको AMU में लिखा तो इसके साथ कितना मल्टीपल होगा, AMU के साथ, यानी मल्टीपल होगा तो 1 मल्टीपल होगा। तो यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाता है 1 AMU बराबर क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यह जो होगा एक, इसको तो आप हमेशा याद करके ही रखिए, क्योंकि उतना फिलहाल को जरूरत नहीं रहता कि ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस इतना थोड़ा सा थ्योरी को आपको जानकारी रहना पड़ेगा। अब हम डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो हमने अभी एटॉमिक मास के बारे में पिछले भी बताया कि उतना सारा इसका एग्जाम्पल देकर बताया, तो आप तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब उसका हम डिफाइन कर लेते हैं, उसको एटॉमिक मास को। कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, तो स्टूडेंट एटॉमिक मास कुछ नहीं है, बस एटॉमिक मास से हम डिफाइन करें अभी। एटॉमिक मास कीजिए नंबर। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास बस कुछ नहीं है, बस एक नंबर है विच जो टेल्स दैट how many times atom of element, and atomic mass is a number which tells that how many times of atom of element heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 एटम। क्या बताता है कि एटॉमिक मास एक नंबर है जो विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ एलिमेंट, कि उससे जो एटम ऑफ एलिमेंट होता है वो हैवियर देन कितना होता है, यानी 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एटॉमिक मास का जो डिफिनेशन हुआ, और डिफिनेशन हुआ, खैर तो डिफिनेशन एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, क्योंकि जितना भी सारा होता है, यानी यदि हम नीट का बात करते हैं फिर जे एडवांस का बात करते हैं तो उसमें सारा तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन ही रहता है, ज़्यादातर डिफिनेशन तो पूछा नहीं जाता है। तो चलिए अब इसका एग्जांपल दे लेते हैं, उसके बाद में एटॉमिक मास को ख़त्म करते हैं। तो एग्जांपल बस वही होता है कि मास ऑफ Na बराबर 33 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब इसको और यदि हम आगे बढ़ा लेते हैं कुछ कुछ, तो देख लो कि 1, बस पिछला ही एग्जांपल लिख रहे हैं, मास ऑफ Na बराबर 33, यानी इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं AMU में, इसको डिफाइन किए तो AMU, और एक AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो बस इसको याद कीजिए, यानी याद तो करना कुछ उतना ज़रूरी नहीं है, बस पढ़िए समझिए और याद रखिए। तो चलो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और यदि हम अगला क्लास में आते हैं फिर तुरंत, तो नेक्स्ट डे में हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर में यदि हम बात करते हैं उसमें बात करेंगे कि यानी 1 मोल बराबर कितना होता है। अगला जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें मोल को डिफाइन करेंगे, और फिर जो मोल का वैल्यू आया, यानी 1 मोल बराबर कितना होता है, यानी अवगाद्रो नंबर के बराबर होता है, तो उस सब को जो वह कैसे कैसे आया केमिस्ट्री में, तो अगला हम डिस्कस करेंगे वही सब के बारे में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।